हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के बारे में। इसका प्रीलिम्स एग्जाम आपका अप्रैल मंथ में होने वाला है और आपके पास में हार्डली 15 दिन बचे हुए हैं। तो अभी आपको कैसी स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए और फुल टू फुल स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले इसकी रियलिटी चेक करेंगे, फिर रियलिटी चेक के बाद एग्जाम का ट्रेंड और पैटर्न को देख करके हम एनालिसिस करेंगे। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं उन रीजंस के बारे में बात करेंगे, आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना है। फिर एग्जाम हॉल में आपको कैसी स्ट्रेटजी अपनाना है, क्या करना है जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आए। फिर आपका कट ऑफ रियलिटी के बारे में बात करेंगे, जो हमारा बहुत बिग मिथ है उसको हम ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद अगर ये सभी भी आपका फेल हो जाता है वर्स्ट केस सिनेरियो कंडीशन में, उस स्ट्रेटजी की बात करेंगे जब आपका सब कुछ फेल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिना टाइम बर्बाद करते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट का रियलिटी चेक। देखो, आरबीआई असिस्टेंट क्या है ना, एक बहुत ही बेहतरीन लुक्रेटिव जॉब है और इस जॉब में आपके बैंक पीओ, एसबीआई के बैंक क्लर्क, ये सभी लोग एग्जाम में फॉर्म भरते हैं। क्यों? क्योंकि ये इससे भी बेहतरीन सर्विसेज है और इस सर्विस में जब ये सभी लोग अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो फॉर्म भरते हैं, अमूमन देखा गया है कि 6 to 8 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। और फॉर्म भरने से ही तो नहीं हो जाता है, एग्जाम में अपियर भी तो होना पड़ता है। तो एग्जाम में अपियर 1-2 लाख लोग ऐसे ही हट जाते हैं, तो एग्जाम में 5 से 6 लाख लोग ही बचते हैं। फिर जितने भी उनको कैंडिडेट्स की वैकेंसी निकली होती हैं, उसके बेसिस पे वो उन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। तो देखो, जैसे आपका अभी 650 वैकेंसी निकला हुआ है इस बार, तो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो लगभग 6500 लोग क्वालिफाई करेंगे। फिर क्या होगा, अब 6500 में से हर 3 स्टूडेंट्स पे एक स्टूडेंट क्वालिफाई होगा। ठीक है, कुछ इस हिसाब से रहता है इनका। तो अब मेंस जब होगा, मेंस में 3 टाइम्स होगा, लेकिन अभी हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? अभी हमारा फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स पे। मेंस गई भाड़ में, मेंस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं जब मेंस आएगा तब हम मेंस देख लेंगे। अब सबसे अच्छी बात क्या है ना, जब आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है, उस आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में केवल आपके 3 ही सेक्शन होते हैं। एक आपका इंग्लिश होता है, एक आपका अर्थमेटिक होता है और तीसरा आपका रीजनिंग होता है। तो सबसे पहले हम अब इसके बारे में हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में और ईयर वाइज ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। तो अगर हम ईयर वाइज ट्रेंड एनालिसिस करें तो पहले हार्ड क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो होता क्या है कि क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होता है, माइनस मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की, और आपको 60 मिनट टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको टाइम मिलता है ना, वो बहुत ही कम मिलता है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के आपके 35 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपके पास में टोटल 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट है, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिलना है। तो इसमें अब आपको टाइम जो है ना, बहुत ही जुडिशियसली यूज करना है। अभी जब हम कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस की बात करेंगे तब हम बताएंगे कि आपको कट ऑफ कैसे क्लियर करना है। लेकिन अभी यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें, रीजनिंग सेक्शन की बात करें और क्वांट सेक्शन की बात करें, तो जो क्वांट सेक्शन है ना, ये बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल, इसमें सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आते हैं, अप्रोक्सीमेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन इनमें जो क्वांट में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल हैवी होते हैं, और आपकी जो डिजिटल सम है, अर्थ में और यूनिट डिजिट मेथड है, ये काम ही नहीं करती हैं। क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस में ना एक लास्ट में एक ऑप्शन दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस कारण से आपकी जो डिजिटल सम है और यूनिट डिजिट मेथड है, इनके थ्रू आप ऑप्शन को रूल्ड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और क्वांट जो है बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग, अगर आपकी स्पीड नहीं है ना, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपकी स्पीड, आपको बनाने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक क्वेश्चन को, अगर टफ से टफ क्वेश्चन भी रहे, उसको 30 सेकंड में आप क्रैक कर पाए। ठीक है, अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके एरर वाले सवाल, एरर वाले रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले रहते हैं, तो इनमें रीजनिंग में ज्यादा आसान रहता है। रीजनिंग में अगर 1-2 क्वेश्चन टफ रहेंगे तो बाकी के क्वेश्चन सेम रहते हैं। अब रीजनिंग में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको फायदा ही रहता है कि अगर आपने पहले ही सवाल बना लिया ना, तो बाकी के आपके 4 से 5 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको जरूर एक क्वेश्चन को पूरा मतलब पूरा एक रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आपने उसको करेक्ट कर लिया तो बाकी के आपके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उससे। अब सबसे बेहतरीन चीज आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या है ना, आपके एरर वाले सवाल रहते हैं, फिलर्स क्वेश्चंस रहते हैं या क्लोज टेस्ट रहते हैं, मतलब आपको पहचानना है कि कौन सा पहले रहेगा, कौन सा पार्ट सेंटेंस का पहले रहेगा, सीक्वेंस आपको डिसाइड करना है।
आपको फिलर वर्ड्स दिखाना है, आपको जो एरर है वर्ड्स में वो देखना है ना। तो ये सारी क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में आते हैं। ये सभी क्वेश्चंस क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आप देखते ही पहचान सकते हैं, तो इनमें टाइम नहीं लगता है। इंग्लिश आपका टाइम बचाने वाला सब्जेक्ट है। अगर आपने इंग्लिश में टाइम बचा लिया तो आपको यही टाइम आपको किस में देना है, क्वांट में देना है। रीजनिंग में आपको टाइम बिल्कुल जुडिशियसली यूज करना है। अगर आपके 35 क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे हैं ना, तो आपको ट्राई ये करना है कि आप 35 क्वेश्चन को 20 से 25 मिनट के अंदर इसको खत्म करें। अगर आपने 20 से 25 मिनट के अंदर इसको खत्म कर लिया, क्योंकि क्वांट में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो लगभग यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग 40 मिनट का टाइम अगर आप ले लेंगे, तो आपको बाकी का फिर यहाँ पे इंग्लिश में टाइम आपको निकालना पड़ेगा। प्लस माइनस आप कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 3 की, व्हाई स्टूडेंट्स फेल। अब स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं? देखो, ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम बाकी के आपके बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम, इनसे अलग है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस ज्यादा हैं और टाइम कम है आपके पास में, और आपको टाइम का बहुत ही जुडिशियसली यूज करना है। और आपको थ्रू आउट द ड्यूरेशन, एग्जाम की थ्रू आउट द ड्यूरेशन आपको अपना मोमेंटम हाई रखना है। तो आप कैसे रख पाएंगे? आपको पहले टफ क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। अगर आप स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं, पहले सोचते हैं कि हम टफ क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं, आपका मेंटलिटी भी तो होता है ना। अगर आपका मेंटलिटी पहले ही हाई हो जाएगा, एकदम आपने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सिंपल सिंपल, तो आपका हो गया कि नहीं यार, मैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो क्या होगा, आपका मोरल हाई हो जाएगा, और मोरल हाई के चलते आपके बाकी क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगेंगे और आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट हो जाएगा कि नहीं, ये तो ये भी मैं क्रैक कर लूंगा, ठीक है। तो आपको टफ क्वेश्चंस पे को अवॉइड करना है, क्योंकि आपको 100 में से 100 स्कोर ला करके कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रीलिम्स एग्जाम है, और प्रीलिम्स एग्जाम के मार्क्स फाइनल आपकी रैंकिंग डिसाइड नहीं करने वाले हैं। इनके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ जाते हैं, केवल एक फिल्टरिंग प्रोसेस के लिए है। फिर इसमें अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तब आप फेल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ भी रैंडमली, कुछ भी जो आपके सामने आ गया उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, नहीं करना है ऐसा। आपको ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी क्वेश्चन आ गया आपको सॉल्व कर लिया। मैं स्ट्रेटजी के बारे में बाद में बात करूंगा। आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है अगर आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में रह गए तो क्या होगा, आपको जिसमें डाउट है, अगर वो डाउट वाले क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिए, तो क्या होगा, आपका माइनस मार्किंग चला जाएगा। अब होगा कैसे? क्योंकि जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होगा वो सीधे एक ही शिफ्ट में नहीं होता है, वो 2 या 3 शिफ्ट में होता है। तो क्या होगा, 2 या 3 शिफ्ट होने से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में फायदा किसको मिलता है, एक्यूरेसी वाले को ज्यादा फायदा मिलता है। बाकी अगर एक्यूरेसी आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है ना। ईगो सॉल्विंग में नहीं पड़ जाना है कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैं क्रैक करके ही रहूंगा। क्यों? आपको तुरंत छोड़ देना है क्वेश्चन को। आपको अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, आपको वहां पे कोई 30 मार्क का नहीं बनना है आपको वहां पे, है ना। अब एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी की बात करते हैं। एग्जाम हॉल में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, और रामबाण, हाँ, खासकर रामबाण के बारे में बात करेंगे। देखो, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे आपके पास में टाइम बहुत कम है। आपको सबसे पहले अपना मोरल हाई करना है। तो मोरल हाई कैसे होगा? जब आप सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगर आप इंग्लिश को सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे, तो इंग्लिश में क्या है, आपने तुरंत पढ़े, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। आपको जैसे एरर वाले सब क्वेश्चन हैं, आपने 5-6 वर्ड दिए होंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वाला अलग है, ये वाला वर्ड जो है ना वो रॉन्ग है, तो आप उस पर टिक कर देंगे। इसमें 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगना है, तो यहाँ पे आपका टाइम भी बचेगा पहला, और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो आपको इंग्लिश से सॉल्व करना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और आपको इसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला एक भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको एक रीडिंग कंप्रीहेंशन दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो अब इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इन क्वेश्चंस को आखिरी के लिए छोड़ दो। आपको अभी नहीं सॉल्व करना है, लेकिन बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन को छोड़ करके एरर वाले, फिलर वाले और क्लोज टेस्ट वाले जो सवाल हैं, क्लोज मतलब जो आपको सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनको पहले सॉल्व करना है। तो इनमें आपको 10 से 12 मिनट के आसपास लगाना है। फिर इसके बाद रीजनिंग पे आ जाना और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। रीजनिंग में आपके एरर वाले सवाल रहते हैं, डिकोडिंग कोडिंग वाले सवाल रहते हैं। फिर आपको क्वांट पे चला जाना है, क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, अर्थमेटिक पे चले जाना है, और फिर यहाँ से जाकर के आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं बीच में लगता है कि हाँ, मुझे इस क्वेश्चन में कहीं डाउट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप वहां पर 20 सेकंड तक, अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है ना, रामबाण यही है, 20 सेकंड से अगर ज्यादा टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में हार्डली टाइम है ही नहीं, 1 मिनट, है ना। तो आपको टाइम को जुडिशियसली यूज करना है। अब पार्ट 5 की बात करें, कट ऑफ रियलिटी की बात करें, ठीक है। तो जो कट ऑफ जो जाता है ना, अगर हम स्टेज वाइज कट ऑफ देखेंगे तो 96 जाता है, चंडीगढ़ का जैसे सबसे ज़्यादा जाता है, भोपाल का ज़्यादा जाता है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का, लखनऊ का ज़्यादा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का अलग अलग कट ऑफ जाता है। अब आपको कट ऑफ जो आ रहा है वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, ठीक है ना। 96 नंबर,
96 क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हुआ कैसे है, रॉ मार्क्स के बेसिस पे हुआ होगा, है ना। तो जो रॉ मार्क्स आए हैं वो आए कितने होंगे, 85 के आसपास आए होंगे, है ना, 85 से 90। तो आपका जो सेफ स्कोर है, अगर हम सेफ स्कोर की बात करें या रॉ सेफ स्कोर जितना आपको एग्जाम में अचीव करना है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 90 प्लस। आपको 90 प्लस हर हाल में लाना है और एक्यूरेसी को ज्यादा रखिए, क्योंकि एक्यूरेसी अगर आपकी ज्यादा रहेगी तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज्यादा पड़ते हैं कंपैरिजन टू अगर आपकी एक्यूरेसी कम है, ठीक है। आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, अटेम्प्ट्स ज्यादा से ज्यादा के चक्कर में नहीं आना है, अटेम्प्ट्स जितने करना है, टफ क्वेश्चंस हैं तो टफ क्वेश्चंस के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा होना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा होने के लिए आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आप अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आप नर्वस फील नहीं करेंगे, रॉ स्कोर के बेसिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। पास्ट ईयर का अगर हम देखेंगे और स्टेट वाइज अगर हम देखेंगे तो आपको नॉर्मली 90 प्लस रॉ स्कोर चाहिए है आपको, और आपको एक्यूरेसी आप ट्राई कीजिए, एक्यूरेसी आपकी 95% प्लस हो। आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। अब एक्यूरेसी किस में जाती है आपकी वो समझना जरूरी है। एक्यूरेसी देखो इंग्लिश वाले पोर्शन में तो आपकी जा नहीं सकती है, ठीक है। रही बात क्वांट वाले में और रीजनिंग वाले में, तो क्वांट वाले में अगर आप सही से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास में हल्का सा टाइम भी है ना, तो 3 या 4 सेकंड में आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, है ना। और अगर आपके पास में सीट का तो कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं, क्योंकि जब आप आखिरी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर आपको किसी पर डाउट हो रहा है ना तो उस पर मार्क जरूर कर दीजिए, जैसे कि आप आखिरी में उसको देख सकें, है ना। अब वर्स्ट केस सिनारियो की बात करते हैं। अगर आपने पूरी तरीके से प्रिपेयर किया, आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके गए, अब आपका जो एग्जाम आया वो एग्जाम आपके अनुसार नहीं आया, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन एग्जाम नहीं आया, तो एक चीज़ याद रखिए, जो एग्जाम आया है ना वो जैसा आपके लिए है वो और भी लोगों के लिए है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि स्कोर भी अप डाउन हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर साल में 90 प्लस का स्कोर रहा होगा, नहीं हुआ है। तो आपको ऐसे में करना क्या है, आपको ऐसे में एक्यूरेसी पे और ज़्यादा जोर दे देना है, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, आप क्वेश्चन मान लिया कम भी अटेम्प्ट करते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो होगा क्या, सारे स्टूडेंट्स के नंबर कम है। अब कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे, ऐसे में ईगो में चले जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में रूल आउट भी किया तो दो में से एक का ऑप्शन लगा करके चले जाएंगे, तो होगा कैसे, आपके मार्क्स जो है उनसे ज़्यादा आ जाएंगे नॉमिनेशन जब होगा। नॉमिनेशन में एक्यूरेसी का फायदा मिलता है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। अगर ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।